जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम टू सोशियोपीडिया, योर ओन सोशियोलॉजी डिस्कशन फोरम। सो गाइज, हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटीज़ की, सोशियोलॉजी की। एंड अभी जो हम लोग एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हैं दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। दिस इज क्लास 11 सेकंड बुक, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर वाइज कवरेज करते हुए अभी हम लोग पहुंच गए अपने सेकंड चैप्टर के ऊपर, विच डिस्क्राइब्स एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर। एंड दिस हैज़ टू बी सीन, और दिस इज बीइंग सीन इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। सो विज़-अ-वी रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपने पिछला चैप्टर देख लिया होगा, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस, बिकॉज वहाँ से बहुत सारे इंसाइट हम लोग आज इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी लेंगे। सो आई होप आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो अभी आई बटन के ऊपर आ रहा होगा। एंड थोड़ा सा ये चैप्टर लाते हुए मुझे डिले हो गया बिकॉज आई एम हैविंग ए वायरल फीवर। एंड अभी भी है थोड़ा सा, तभी आपको थोड़ी आवाज़ बदली हुई भी लगेगी, बट आई हैड टू मेक इट बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले ना हो जाए। एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड दिस चैप्टर शुड कम आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो गाइज, चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं स्टार्ट। सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है हम लोगों का। एंड उस स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि भैया आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगेन यू विल फाइंड सोशोलॉजिकल डिस्कशन फोरम्स देयर, जहाँ पे आप जो है यू कैन लाइक गेट इनसाइट्स एंड डेवलप ब्रॉड इनसाइट्स ऑन सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट विच कैन हेल्प यू इन योर यूपीएससी और इन योर स्टेट सर्विसेज जर्नी। चलिए, सो ब्रॉडली आपको मैं जो है ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर, सो हम लोग इसमें दो ब्रॉड एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि भाई समाज में बदलाव कैसे आता है, समाज में बदलाव के क्या कारण होते हैं, किस तरह के बदलाव होते हैं, स्लो हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, एवोल्यूशनरी हो सकते हैं, रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं, अंदर से आ सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से आते हैं, क्या सोर्सेज कॉजेज होते हैं, ये हम लोग पहले एस्पेक्ट में बात करते हैं। देन वी विल मूव टूवर्ड सेकंड एस्पेक्ट, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोशल ऑर्डर की, कि भाई सोशल ऑर्डर क्यों ज़रूरी होता है, सोशल स्टेबिलिटी क्यों होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, एंड किस तरह से आती है और किस तरह से जो है सोशल स्टेबिलिटी या सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। ठीक है जी। फाइनली हम लोग जो है रूरल एंड अर्बन एरियाज में देखेंगे कि किस तरह से सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर देखने को मिलता है, क्या एस्पेक्ट जो है वहाँ पे आपको एक सोशल ऑर्डर देखने को मिलेगा और किस एस्पेक्ट सोशल चेंज देखने को मिलेगा, एंड कैसे ये जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग फटाफट से अब करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट। नाउ सबसे पहले एज फार एज इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, सो यू अंडरस्टैंड दैट द ओनली लाइक अनचेंजिंग एस्पेक्ट, अगर हम समाज में या फिर लाइक अगर आप लाइक वर्ल्ड में देखोगे तो ओनली अनचेंजिंग एस्पेक्ट इज कि चेंज है ना, मतलब चेंज जो है, बदलाव आना जो है, वो ही एक ऐसी चीज़ है, वही एक ऐसा कांस्टेंट है जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड इट इज़ परमानेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। एंड मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम देखेंगे कि अगर हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन को उसका जो है एक टाइमलाइन देखें तो यू विल फाइंड दैट जो सोशल चेंज है, जो बदलाव है, इट हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली। ठीक है जी। मैं तो बोलूँगा कि आपको जो है एक जे कर्व की तरह देखने को मिल रहा है कि एज जैसे जैसे हम लोग जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन इज प्रॉस्पर्ड, तो हम लोग देख रहे हैं कि सोशल चेंज जो है वो बहुत रैपिडली आया है। अगर हम एवरेज मान के चले कि भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो अराउंड 5.5 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो इवॉल्व हो गई थी, तो उस टाइम तक देखोगे कि भाई जो मोस्ट ऑफ जो चेंज है इट हैज़ कम इन लास्ट लाइक 1000 ईयर्स, है ना। 1000 ईयर्स के आसपास में, 6000 के आसपास में हम लोगों ने सेटल्ड एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था और सिविलाइजेशन बन गई थी। एंड उसके बाद जो है आप देखोगे लाइक 1600 के बाद जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड हम लोगों ने कैपिटलिज्म आया है, उसके बाद सोशल चेंज बहुत रैपिडली इंक्रीज किया है। मैटर ऑफ फैक्ट से अब आप प्रेजेंट से पीछे की तरफ को जाओगे तो यू विल फाइंड दैट सोशल चेंज कितना ज़्यादा आपको लेटर पार्ट में देखने को मिला है। लास्ट 10 ईयर्स में जो सोशल चेंज हुआ है, इट हैज़ बिन वे टू मच एंड इट इज़ वे टू सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। सो यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि सोशल चेंज जो है इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ वेरी इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, एंड इस तरह का आपको एक जे कर्व देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। नाउ यही चीज़ जो है गिडन्स भी बोलते हैं, तो कि इन्होंने जो है एक छोटा सा यहाँ पे एक एस्पेक्ट लिखा हुआ है कि भाई सोशोलॉजी का इनके 4th एडिशन के अंदर दिया हुआ है द क्लॉक ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इनका कहना है कि भाई 500 मिलियन ईयर्स के आसपास में जो है ह्यूमन बींग्स जो है, जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है, उन्होंने जो है वो दे इवॉल्व। एंड देन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात करें, तो अराउंड 6000 साल पहले जो है एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन जो है वो बनी है। ठीक है जी। एंड उसके बाद अगर इस सारे इंटायर ह्यूमन हिस्ट्री को अगर हम लोग एक दिन के अंदर डालने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि भाई जो सिविलाइजेशन है वो जस्ट 3 मिनट पहले लाइक 3 मिनट पहले ही आई है। 24 मिनट लाइक 11:56 या 57 मिनट में ही आपको जो है सिविलाइजेशन बनती हुई दिखी है। एंड जो आप सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटीज़ देख रहे हो,
वो जो है अभी लास्ट 30 सेकंड के अंदर ही निकल के, लास्ट 30 सेकंड्स के अंदर ही निकल के आई मॉडर्न सोसाइटीज़। और देखिए कि लाइक इस लास्ट 30 सेकंड में कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। हम लोग जो है उड़ना स्टार्ट कर चुके हैं, लाइक वी हैव नाउ वी हैव लाइक एयरक्राफ्ट्स एंड एयरप्लेन्स, एंड हम लोग जो है फ्लाइट ले सकते हैं। वी हैव टेक्नोलॉजी, हम लोग जो है लाइक अब कितना ज़्यादा आगे जा रहे हैं एज फार एज चेंजेस कंसर्न। सो यही बात बेसिकली जो है गिडेंस भी बोलते हैं। यही चीज़ आप जो है लाइक यू विल फील इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू विल ट्राई टू लाइक इमेजिन कि भाई पिछले 10 साल में कितना चेंज आया है, उन पिछले 50 सालों में कितना चेंज आया, तो देन यू विल फील कि भाई एज एन वेज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सोशल चेंज जो है बहुत रैपिडली आ रहा है। ठीक है जी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली सोशल चेंज है, क्या सोशल चेंज। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सोशल चेंज, हम लोग कोई ऐसी मतलब वी डोंट से कि भाई लाइक छोटी मोटी चीज़ों को हम लोग सोशल चेंज में नहीं डालते हैं। सोशोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सोशल चेंज में डालते हैं, उन्हीं एस्पेक्ट्स को डालते हैं कि भाई जब एक ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक लाइक जो चीज़ें हैं वो मतलब फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, एंड इसके साथ जो है समाज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं, जो ग्रुपिंग्स होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनमें जो है एक ब्रॉड लेवल का चेंज आता है, तो उसको हम लोग जो है सोशल चेंज कैटेगराइज करते हैं। जनरली इट इज़ वेरी वेरी इट क्रिएट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, एंड इट इज़ बोथ इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव, एंड इसको जो है हम लोग ब्रॉडली सोशल चेंज में डालने की कोशिश करते हैं। अगेन बहुत जनरल टर्म है, ठीक है, तो जनरल टर्म मतलब कि हम लोग इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई सोर्सेज के वे में, या फिर कॉजेज़ के थ्रू जो है, या इम्पैक्ट के थ्रू जो है, या पेस के थ्रू कि कितनी स्पीड से, कितने पेस से सोशल चेंज आ रहा है, कितना इम्पैक्ट कर रहा है, क्या इसका नेचर है, सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, इन एस्पेक्ट्स में एक सोशोलॉजी जो है उनको उसको जो है लाइक नैरो डाउन करने की कोशिश जरूर करता है। बट अगेन सोशल चेंज इज अ वेरी जनरल टर्म, बट हम लोग जो है लाइक समाजशास्त्र में अगर कहना चाहे तो भाई सोशल चेंज को हम लोग उन एरियाज पे या उन प्रोसेस को देखते हैं जो कि एक ब्रॉड लेवल पे, एक फंडामेंटल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, जनरली स्ट्रक्चर्स के ऊपर, नॉर्म्स वैल्यूज के ऊपर, एंड प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है जी, दैट इज बेसिकली सोशल चेंज। सो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि सोशल चेंज जो है किस किस टाइप के हो सकते हैं, कैसे जो हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रॉडली 4 लेवल पे हम लोग इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, कि कितना पेस है सोशल चेंज का। सेकंड की बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि भाई ये स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से चेंजेस लेके आ रहा है, जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह चेंजेस लेके आ रहा है। जैसे मैंने बोला था कि पहले चैप्टर का थोड़ा सा आपको यहाँ पे रेमिनेंस या यहाँ पे आपको एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। देन बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड बिलीव्स, कि किस तरह से वैल्यूज एंड बिलीव जो है वो चेंज हो रहे हैं इसके ऊपर। एंड बेस्ड ऑन लोकस, कि भाई कहाँ से, अंदर से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है। ठीक है जी, इन एस्पेक्ट पे हम लोग सोशल चेंज को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पीड के मामले में या पेस के मामले में, तो वी सी 2 टाइप ऑफ सोशल चेंजेस। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशनरी सोशल चेंज। ना एवोल्यूशनरी सोशल चेंज इज समथिंग विच इज कंपैरेटिवली स्लो, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और धीरे धीरे जो है आपको क्या देखने को मिलता है, सोशल चेंज या बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है जी, अगेन इट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सो डार्विन भी यही बोलते हैं कि धीरे धीरे जो है क्या होता है, स्पीसीज के अंदर जो है बदलाव आ जाता है, अडेप्टेशन आती हैं बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो यही चीज़ जो है हम लोगों ने रेप्लिकेट करी समाज के अंदर भी, और समाज में भी हम लोग क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो है क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ जो है, इन्वायरमेंट के बेसिस पे या लाइक और अदर एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग धीरे धीरे जो है बदलाव देखते हैं। ठीक है, जो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सोशल डार्विनिज्म। ठीक है जी, स्लोली चेंज आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। देन सेकेंड इज योर रेवोल्यूशनरी चेंज। रेवोल्यूशनरी इज अगेन वेरी वेरी एब्रप्ट चेंज, और बहुत ही जो है फास्ट पेस चेंज होता है, सडनली आता है, एंड बहुत ज़्यादा जो है फंडामेंटली क्या करेगा, इंस्टीट्यूशंस को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को चेंज कर देगा। ठीक है जी, जैसे कि अपने एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, या फिर रशियन रेवोल्यूशन आया, जिसने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सडनली जो है मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया, एंड जो पावर है वो मिडिल क्लास के पास आ गई थी, है ना। तो इस तरह से जो है अगेन वहाँ पे राइट्स ऑफ मैन के बारे में बात करी गई, एंड वोटिंग के बारे में बात हुई, तो इट वॉज डेमोक्रेसी के बारे में बात हुई थी, तो इट वॉज बेसिकली रेवोल्यूशनरी नेचर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सारा चेंज हो गया था। ठीक है जी, सिमिलरली बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, या जो आजकल हम लोग जो है इंफॉर्मेशन आईटी रेवोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन देख रहे हैं, तो ये भी जो है क्या है रेवोल्यूशनरी चेंज है, जिससे कि बहुत रैपिडली हम लोगों ने चेंज आते हुए देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देखो क्या हुआ, स्टीम शिप्स आई, स्टीम इंजन आ गए थे, एंड देन उसके बाद कॉलोनियलिज्म आया, एंड ऑल दोस थिंग्स दैट केम, है ना। इसके साथ क्या हुआ कि बहुत रैपिडली हम लोग को चेंज देखने को मिला है। ठीक है जी, आईटी रेवोल्यूशन हम लोग अभी देख ही रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पेस. Then is based on structure. Now as far as structure is concerned,
जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो भाई हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे समाज में 5 तरह के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पीछे बताए थे, ठीक है जी। सो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं जो कि स्ट्रक्चर को बड़े ही लाइक फंडामेंटल लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक इंस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ जो एनसीईआरटी में, दैट इज कमिंग ऑफ पेपर मनी, ठीक है। पेपर मनी आने से क्या हुआ कि भाई जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे वो थरली रिफॉर्म हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए थे। पेपर मनी के आने से जो है क्या हुआ, लाइक एक न्यू फॉर्म ऑफ ट्रस्ट निकल के आया, जिसके कारण जो है बहुत सारे जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन निकल के आए, जैसे बैंक्स हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशन निकल के आए, ऑल बिकॉज ऑफ पेपर मनी, ठीक है नहीं। अब इसी का जो है आप एक्सटेंशन देख सकते हो कि हम लोग प्लास्टिक मनी की बात करते हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, या अभी जो है हम लोग यूपीआई का जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, यूपीआई पेमेंट्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, वी डोंट इवन नीड प्लास्टिक मनी नाउ, वी डोंट इवन नीड लाइक, अभी तो चाहिए मैटर फैक्ट अभी थोड़ा बहुत तो चाहिए, बट लाइक विद टाइम व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, like these UPI payments or this electronic payment gateways, eventually what will do is they'll replace the paper money, or they will like somehow ट्रांसफॉर्म दी होल इकोनॉमिक सिस्टम्स, है ना। जैसे कि अभी नई इंडस्ट्रीज या नई इंस्टीट्यूशन निकल के आ रहे हैं, पेटीएम, गूगल पे एंड ऑल दैट। सो दिस इज हाउ होल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज गेटिंग चेंज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। सो दैट इज समथिंग ऑन स्ट्रक्चर। देन इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड नॉर्म्स। नाउ वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम जो है, इनमें भी हम लोग चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इससे भी जो है ब्रॉडली क्या आता है, सोशल चेंज निकल के आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यू मस्ट हैव लाइक देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, है ना। देख, वैल्यूज की बात करें, बिलीव्स की बात करें, देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ टीनेज, है ना। बट नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड टीनेज हैज कम, एंड ये जो है स्पेशली एक कैटेगरी बन गई है कि भाई इंसान की जो लाइफ है उसमें टीनेज, चाइल्डहुड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले क्या था, पहले चाइल्डहुड को जस्ट स्मॉल एडल्ट मानते थे, और बच्चों से भी जो है लाइक उतना ही काम करवाते थे ना, मतलब थोड़े से बच्चे बड़े हुए 7-8 साल के हुए थे, इवेंचुअली दे यूज्ड टू बी इन दी फैक्ट्रीज डूइंग वर्क, है ना। तो हम लोगों ने सब चीज़ें देखी हैं। चाइल्ड लेबर जो है इट वाज वेरी रैम्पेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज चाइल्डहुड नाउ हैज़ अ स्पेशल प्लेस एंड इट हैज़ स्पेशल वैल्यूज़ कि भाई इस टाइम पे बच्चे को पढ़ाना है, और बच्चे का जो है नर्चर एंड केयर करना है, एंड लेबर जो है उनसे नहीं करवाना है। सो अभी देख रहे हो ना, पूरे वर्ल्ड में मुहिम है कि भाई चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं होना चाहिए या नहीं हो रहा। सो दिस इज बेसिकली चाइल्डहुड, ठीक है। पहले नहीं होता, लाइक 100 years बैक देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज चाइल्डहुड, एंड देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज कि चाइल्ड लेबर शुड बी बैंड और शुड बी इलीगल, है ना। सिमिलरली टीनेज है ना, टीनेज वाज आल्सो लाइक 15 से 18 साल के बच्चे हैं, तो दिस वाज बेसिकली नॉट देयर like 15 years back, or not 15 years, like this was not there like around 50 years back. सो यहाँ पे जो है टीनेज का कंसेप्ट भी हम लोग आता हुआ देख रहे हैं। सो इससे भी जो है क्या आ रहा है, सोशल चेंज आ रहा है, ठीक है जी। देन बेस्ड ऑन लोकस, लोकस मीन्स कि भाई कहाँ से आ रहा है ये चीज़, व्हाट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स और व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, ये निकल के कहाँ से आ रहे हैं। दे कैन बी इंटरनल, ठीक है, दे कैन बी कमिंग फ्रॉम विद इन अ सोसाइटी, सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल चेंजेस या एंडोजीनियस चेंजेस, ठीक है जी। एंड देयर आर समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स एक्सोजीनियस, दैट मीन दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। फॉर इंस्टेंस जैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी, लाइक ब्रिटिशर्स ने जो है अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर, तो इंडिया के बहुत सारे जो सोशल नॉर्म्स थे, वैल्यूज थे, स्ट्रक्चर्स थे, इनके ऊपर जो है काफ़ी लाइक डीप इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है जी। वेस्टर्न एजुकेशन के आने से काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा, इंग्लिश एजुकेशन के जो है अपनाए जाने से काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा। सो ऑल ऑफ दिस वॉज एक्सटर्नल, है ना, इट वॉज एक्सटर्नल, लाइक इट केम फ्रॉम आउटसाइड, बट इट अगेन completely transformed the Indian society. So that is basically internal changes and external changes, ठीक है। आई होप आपको ये सब पता चला। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ सोशल चेंज। तो जैसे मैंने बात करी कॉजेज ऑफ सोशल चेंज में हमने क्या है, ब्रॉडली 5 लेवल पे हम लोग या 5 एस्पेक्ट देखते हैं सोशल चेंजेस के, कॉजेज देखते हैं, सोर्सेज देखते हैं। सो दे आर, सबसे पहला जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कि भाई इन्वायरमेंट किस तरह से सोशल चेंज लेके आता है, ठीक है जी। विल टॉक अबाउट दैट। एक इन्वायरमेंट है, देन उसके बाद इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल है, देन इज पॉलिटिकल एंड इज कल्चरल। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ऊपर इंसाइट लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, नाउ कंसिडर दिस कि भाई इन्वायरमेंट बोथ जो है वो सोशल या समाज को जो है वो लाइक कंस्ट्रेन करता है ना। दे इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, एंड सिमिलरली जो सोसाइटी है इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंसिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इट्स अ 2-way प्रोसेस। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सोसाइटी। एंड अब जो है विद टाइम व्हाट इज हैपेंड, जब हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल लाइक टूल्स अपना लिए हैं, लाइक वी हैव स्टार्टेड टू कंट्रोल नेचर, नाउ वी आर ऑल्सो चेंजिंग द इन्वायरमेंट, है ना। तो इट्स अ 2-way प्रोसेस। हम लोग अगले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे इन्वायरमेंट सोसाइटी में
कि इट्स अ टू वे प्रोसेस। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को। सिमिलरली सोसाइटी एंड स्पेशली जब हम लोग मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस एंड चेंज जो है नेचर के अंदर लेके आते हैं। ठीक है जी। नाउ व्हाट कैन बी द एस्पेक्ट्स, इन्वायरमेंट किस तरह से जो है सोसाइटी को शेप कर रही है, तो हमें पता है लाइक ब्रॉडली अगर आप बात करो, वी टॉक अबाउट लाइक सिविलाइजेशन इन द डेजर्ट। जैसे हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो नाइल के आसपास में बसी थी, है ना। तो अगेन नेचर जिस तरह का होगा, बारिश जो पानी का स्रोत है एक ही जगह था, तो वहाँ पे सिविलाइजेशन बसती हुई हमें दिखी। हम लोगों को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पता है, इंडस वैली की बात कर लें हम लोग तो लाइक और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स के ऊपर जो है इतना ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों मिलता है इंडिया के अंदर, अगेन बिकॉज वहाँ का जो है फर्टाइल प्लेन्स है, एग्रीकल्चर अच्छा किया जा सकता है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट में हैव शेप्ड सोसाइटीज, बट हाउ दे प्ले रोल इन सोशल चेंज। सोशल चेंज किस तरह से लेके आते हैं, तो बहुत सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स हम लोग बात कर सकते हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी दिए गए हैं, जैसे कि दे टॉक अबाउट कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, कि भाई जैसे 2004 की सुनामी आई, सुनामी से क्या हुआ, कोस्टल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय हुई, एंड इस करके जो है क्या हुआ कि एक मैसिव लेवल पे सोशल चेंज देखने को मिला। जो लोग थे जब वो रीलोकेट किए गए या फिर जब है रिहेबिलिटेट किए गए, दे कुड नेवर बी द सेम, दे कुड नेवर रिटर्न टू देयर ओल्ड लाइफ्स। सो दिस वाज द चेंज ब्रॉट बाय सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है जी। इसके और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में गोल्ड रश है ना, गोल्ड का जो डिस्कवरी था कैलिफोर्निया में, दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल टू कैलिफोर्निया एंड डेजर्ट वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। सो एनवायरनमेंट किस तरह सोशल चेंज लेके आ रहा है। सिमिलरली अरब कंट्रीज में अगर मैं बात करूँ, ऑयल एक्सप्लोर हुआ, तो उससे पहले क्या थे, अरब कंट्रीज व पुअर कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम वर लाइक डेजर्ट कंट्रीज, नोमैडिक जो है वहाँ पे लोग थे, बट सडनली कमिंग ऑफ ऑयल लेड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ prosperity and economic prosperity, and because of this the Arab countries became very very rich. ठीक है नहीं। Similarly हमें अफ्रीका में we can talk about diamonds, अफ्रीका में we can talk about gold, and all these things are there which has actually caused सोशल चेंज बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो आई होप आपको थोड़ा सा पता चला। ठीक है नहीं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। नाउ टेक्नोलॉजी इकोनॉमी समटाइम गोज हैंड टू हैंड, कॉम्बिनेशन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड स्पेशली मॉडर्न टाइम्स में इट हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोथ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 17th सेंचुरी यूरोप में, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ जो कैपिटलिज्म है इट ऑल्सो डिवेलप्ड एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, एंड साथ साथ में जो है इसको बैक करने के लिए लाइक इंडस्ट्रीज वर सेटअप, एंड जो एक इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया उसने जो है काफ़ी ज़्यादा इसको बूस्ट किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोगों ने कॉलोनाइजेशन देखी। ठीक है जी, स्टीम शिप्स बने, ओशन वॉयजेज हुई, बिकेम मच फास्टर। सो ठीक है, इससे क्या हुआ कि बहुत सारा सोशल चेंज जो है निकल के आया। कॉलोनाइजेशन के कारण जो है वर्ल्ड में हमने अलग अलग इफेक्ट देखे। इवन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो भी लाइक जैसे हम लोगों ने रेलवेज यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर में जो है 1850s के आसपास में रेलवेज इस्टेब्लिश करी गई, और रेलवेज ने क्या किया, जो एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी इंडिया की उसको बूस्ट करने के लिए, उसको जो है एक्सपैंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। ठीक है जी। सो ये बेसिकली डायरेक्ट रोल था कि भाई एक किस तरह से एक इंडिया की इकोनॉमी को जो है सबसर्विएंट किया जा सकता है यूरोपियन इकोनॉमी की या फिर ब्रिटिश इकोनॉमी की। ठीक है, रेलवेज को और भी ज़्यादा सोशल चेंज कैसे लेके आया कि रेलवेज प्रोवाइडेड दैट कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म जहाँ से नेशनलिस्ट जो है वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक फ्रीडम स्ट्रगल जो है या एक नेशनल स्ट्रगल या एक नेशनलिज्म का जो है स्टार्ट किया। ठीक है, सो अगेन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी आई होप यू कैन सी कि किस तरह से लेके आ रहा है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि भाई टेक्नोलॉजी जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बट उस तरह की जो है कंडीशंस नहीं होती है, उस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होती है कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाए, एंड मतलब राइट कंटेक्स्ट में जो है वो टेक्नोलॉजी जो है कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ गन पाउडर एंड राइटिंग पेपर, चाइना ने बहुत पहले डिस्कवर कर दिया था गन पाउडर एंड राइटिंग पेपर, बट उसने जो है समाज में एक फंडामेंटल लेवल पे बदलाव तब लेके आया जब वो 16-17 सेंचुरी के आसपास में यूरोपियंस के हाथ लगा, एंड यूरोपियंस ने जो है क्या हुआ, इवेंचुअली इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया इन कॉलोनाइजेशन, इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट, है ना, इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इससे जो है क्या हुआ कि सडनली टेक्नोलॉजी जो है वो कितने टाइम से डॉर्मेंट पड़ी रही, बट सडनली जो है इट केम अप, एंड इवेंचुअली उसने क्या किया, उसने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना स्टार्ट किया। ठीक है जी। सो ट्राई टू थिंक अबाउट, आप भी अपने आसपास में देखिए एक स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू पीपल, तो सोच के देखिए कि भाई जो फोटो कॉपी मशीन है उसने क्या इम्पैक्ट किया होगा। देखो आज हम बात करते हैं कि बुक्स जो है महंगी है ना, तो डू वी परचेज बुक्स, हम लोग लाइक
मोस्ट ऑफ अस डू, मैनी ऑफ अस डू, बट मैनी ऑफ अस डू नॉट, है ना। हम लोग को जैसे बुक से कुछ एक चीज़ को रेफर करना है, हम लोग फटाफट जाते हैं फोटोस्टेट करवा लेते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक फोटोस्टेट मशीन या फोटो कॉपिंग मशीन ने कितना जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन को ईजी कर दिया है। सिमिलरली टेलीफोन जो है, पुराने टाइम में तो चलो एस टी डी बूथ्स होते थे, बट अभी अगर बात करो तो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ने कितना जो है दुनिया चेंज कर दी है। हम लोग जो है देखो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैं कहीं पे बैठा हूँ, आप लोग कहीं पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, ट्राई टू थिंक ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, लाइक ट्राई टू राइट देम आउट कि किस तरह सोशल चेंज आपको देखने को मिल रहा है। इवेंचुअली यू विल हैव अ ग्रेट इंसाइट ऑन इट। ठीक है जी। नाउ समटाइम्स क्या होता है, टेक्नोलॉजी नहीं भी इन्वॉल्व है तब भी जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल चेंज लेके आती है। ठीक है जी, मतलब टेक्नोलॉजी इज़ डेफिनेटली हेल्प करती है, टेक्नोलॉजी इज़ साथ में जो है एक सिनर्जिस्टिकली काम करती है, बट समटाइम जो है इकोनॉमिक सिस्टम्स भी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी डायरेक्टली जो है इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 17th-18th सेंचुरी में बहुत सारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखा, हम लोगों ने प्लांटेशन करनी स्टार्ट की, प्लांटेशन कारण जो है लेबर की डिमांड काफ़ी, और लेबर की डिमांड कारण जो है स्पेशली जो 16th, 17th, 18th सेंचुरी के आसपास तक जो है स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन था, इट वॉज वेरी मच देयर। स्लेवरी was again rampant and it was justified also, like बहुत सारा जो है इसको नॉर्म्स एंड वैल्यूज जस्टिफाई भी करती थी स्लेवरी को। सो अगेन दैट शो समवेयर कि भाई किस तरह से इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द चेंजेस। ठीक है, स्लेवरी का हम लोग देखते हैं। इवन इंडिया में जो है क्या हुआ, इंडेंचर्ड लेबर हम लोगों ने देखा कि हमारा जो इंडियन लेबरर्स है, दे वेंट टू द गल्फ कंट्रीज, दे वेंट टू द अफ्रीकन कंट्रीज फॉर टू बी पार्ट ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, याद करो मैंने पेपर 1 सॉरी आपका जो 11वीं की फर्स्ट बुक है उसके अंदर मैंने पढ़ाया भी था आपको। ओके, सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी जो है वो साथ साथ में काम कर रही है। Then is politics. Now, if I say politics is one of the most important causes of social change, because political like देखो हम लोग ने like हम लोग बात करते हैं we talk about मोस्ट ऑफ, जैसे आपके हम हमारे फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो वी टॉक अबाउट टैलकट पार्सन्स हैं, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट लाइक AGL मॉडल में गोल अटेनमेंट। सो गोल अटेनमेंट किसी भी समाज में कौन करता है, वो पॉलिटिक्स करती है। ठीक है, या पॉलिटिकल सिस्टम्स करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिंकिंग सोशल चेंज। अगर आप बात करें लेटर से फॉर इंस्टेंस वॉरफेयर है ना, कन्क्वेस्ट जो है वो क्या करके आता है, बहुत सारा सोशल चेंज लेके आता है। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट की हुआ इंडिया का, एंड इवेंचुअली इंडियन सोसाइटी जो लाइक एक मिडीवल टाइम्स की, एक फ्यूडल टाइम की सोसाइटी थी, इट इवेंचुअली स्टार्टेड चेंजिंग। ठीक है जी, नेपोलियन ने जब आया एंड नेपोलियन ने यूरोपियन कन्क्वेस्ट किया, वहाँ से जो है यूरोपियन नेशनलिज्म निकल के आया। दैट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, जो हम लोगों ने World War I, World War II नेशनलिज्म के ऊपर जो है देखी है। तो नेपोलियन वॉज लाइक ही वॉज द पर्सन हु इवेंचुअली सीडेड द नेशनलिज्म इन यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है जी, सिमिलर ब्रिटिश रूल जैसे मैंने आपको बताया, इससे जो है इंडियन नेशनलिज्म निकल के आया है ना। ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स कि किस तरह से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कैसे जो है सोशल चेंज जो है वो निकल के आए हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है, दैट इज़ अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ जापानीज़, है ना। सो World War II के बाद क्या हुआ, जब जापानीज़ ने डिफीट एक्सेप्ट कर ली तो अमेरिका ने ऑक्यूपाई करके रखा काफ़ी टाइम जापान को, एंड इससे जो है जापानीज़ सोसाइटी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हुई, एंड जापानीज़ कहीं ना कहीं जो अमेरिकन इंडस्ट्रियल एथिक्स थे उनको अपनाया, एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने जापानीज़ जो एथिक्स है उसका एक फ्यूजन हुआ, जिसके कारण जापानीज़ इंडस्ट्री जो है वो विद इन 20 to 30 ईयर्स अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ को टक्कर देने लगी। और ना सिर्फ टक्कर देने लगी, दे स्टार्टेड डिफीटिंग अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर सर्विसेज एंड ऑल दैट। ठीक है जी, सो आप अभी देखते हो कि अगर कार कंपनीज़ की बात करें तो लाइक अमेरिकन कंपनी ज़्यादा, यू ट्रस्ट मोर ऑफ जापानीज़ कंपनीज, ना टोयोटा हो गया, ऑल दोज कंपनीज दे आर कंपेरेटिवली much more trusted. Why? Because the Japanese industrial complex accepted a lot from American culture and American way of doing things, and साथ में जो है Japanese ethics ने it led to a lot of social transformation. ठीक है जी। और इजी एग्जांपल्स की बात करें हम लोग तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें, आई एम श्योर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई आप कौन से आर्टिकल के तहत हम लोग हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग को मिलता है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या हुआ, बेसिकली लोगों को वोटिंग की ताकत मिली, एंड धीरे धीरे लाइक 18th-19th सेंचुरी में हम लोगों ने आना स्टार्ट हुआ, एंड 20th सेंचुरी में नाउ टुडे डेमोक्रेसी स्पेशली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ द नॉर्म एंड इज़ द मोस्ट अल्टीमेट वैल्यू। एंड इससे क्या हुआ, पावर जो है
from like monarchy, from like aristocrats, it eventually ended up to the कॉमन पीपल, है ना. आज हम बोलते हैं ना कि कॉमन लोगों के पास ताकत है, टू दी पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑल बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल डल फ्रेंचाइज. साथ में लोगों के पास वोटिंग पावर आई, जिससे क्या हुआ कि पावर जो है इट शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्क्स देन टू एरिस्टोक्रेट्स एंड देन टू द कॉमन पीपल. दैट इज़ हाउ पॉलिटिक्स जो है इवेंचुअली हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड और ब्रॉट सोशल चेंज. सो नेक्स्ट इज कल्चर. कल्चर जो है किस तरह से ना, कल्चर बेसिकली इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. ठीक है, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर्स पे. कल्चर इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म. तो इसमें जो है बेसिकली वी कैन ब्रिंग लाइक ब्रॉड आइडियाज़, वैल्यूज़, बिलीफ जो कि समाज में देखने को मिलते हैं, जो समाज में जो लोगों को शेप अप करते हैं, और बेसिकली दे आर अ वे ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी. ठीक है, सो कल्चर ही बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सोशल चेंज. जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन कल्चर जो कि हम लोग सोशल चेंज में देखते हैं या सोशल चेंज लाने में का कारण बनते हैं. जैसे कि अगर ब्रॉडली अगर हम रिलीजन की बात करें, है ना, एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, सो रिलीजन भी जो है सोशल चेंज लेके आने में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है. ठीक है, जस्ट वन एग्जाम्पल हम रिलीजन में दे रहे हैं, जैसे कि मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स इन स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. इस स्टडी में ये बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्टिक एथिक्स जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्टिक सोशल सिस्टम को इस्टेब्लिश होने में हेल्प करी है. ठीक है जी, तो दिस स्टडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल काफ़ी अच्छे से. बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है एक पर्टिकुलर एथिक जो है या रिलीजियस एथिक है, वो इसने किस तरह से एक इकोनॉमिक सिस्टम को लाने में हेल्प करी है. ठीक है, इंडिया में अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, लाइक इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा जो है सोशल पॉलिटिकल इम्पैक्ट लेके आया जो है. एक एंशिएंट इंडिया में हम लोग उसका इम्पैक्ट देखते हैं. सिमिलरली भक्ति मूवमेंट जो है क्या किया, जो हिंदुइज्म है उसको जो है रिवाइव, उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी है. सिमिलर विद दी सूफिज़म इन इस्लाम. तो ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से बेसिकली रिलीजन ने जो है क्या किया, सोशल चेंज लाने की कोशिश की है. फर्दर अगर हम बात करें जिससे कि कल्चर में बात करें, तो विमेन की अगर हम बात करें, लाइक प्लेस ऑफ विमेन इन दी सोसाइटी, तो वो भी हम देखें कि भाई किस तरह से लाइक क्या नोशंस थे और किस तरह से जो है इट हैज़ ब्रॉट चेंज, किस तरह से रोल एंड प्लेस ऑफ वुमेन इन दी सोसाइटी हैज़ चेंज, एंड इससे जो है किस तरह समाज में चेंज आया. जैसे कि थ्रू वर्ल्ड वॉर टू हम लोगों ने देखा कि विमेन जो है दे स्टार्ट इन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू हमने देखा कि विमेन गॉट लिबरेटेड फ्रॉम देयर होम्स एंड दे वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, दे वर डूइंग मेन्स जॉब बिकॉज मेन वर फाइटिंग द वॉर्स. सो इवेंचुअली इससे क्या हुआ, विमेन जो है दे गॉट लिबरेटेड एंड दे स्टार्टेड like increasing their influence in the sphere which was earlier considered as the sphere of men. So ये हमने देखा धीरे धीरे women जो है they started coming out, feminist movements निकल के आए, and इससे क्या हुआ, women का जो place है सोसाइटी में, women का जो रोल है सोसाइटी में, it has कहीं ना कहीं influence the change in whole society. Now today अगर हम आज की बात करें तो you see कि lot of consumer ads हैं, मीडिया में बहुत सारी जो ads आती हैं, they are specifically focusing on women because most of the household decisions है they are taken by women, है ना. So all of this is basically like कहीं ना कहीं जो it has caused a lot of social change in society. ठीक है जी, स्पोर्ट्स जो है सोशल चेंज लेके आता है. देखो भी स्पोर्ट अगर हम यहाँ पे एग्जांपल बात करें एनसीईआरटी में दिए, तो गेम ऑफ क्रिकेट की बात करें, सो क्रिकेट वाज बेसिकली एन एरिस्टोक्रेटिक गेम जो कि ब्रिटेन में खेली जाती थी. बट जब ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ, ये जो गेम है इट वेंट थ्रू आउट द कॉलोनीज एंड लाइक कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक वेस्ट इंडीज, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, दे एक्सेल्ड इन दिस गेम एज अ वे ऑफ शोइंग प्राइड, एज अ वे ऑफ is a way of like understanding. It was a way of pride, है ना. It was a way of कि भाई we can also if our masters play this game we can play the game better. ठीक है, हम एशेज सीरीज की बात करते हैं जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बहुत राइवलरी दिखाई जाती है. तो इट इज़ अगेन शोइंग कि भाई किस तरह से एक कॉलोनी एंड किस तरह से जो है एक जो आपका एम्पायर है ना, वो किस तरह से फाइट करती है या किस तरह से उनके बीच में फाइट हो रहा है. गेम ऑफ क्रिकेट लाइक ब्रॉट अ लॉट ऑफ सोशल चेंज, है ना. वेस्ट इंडीज़ लाइक एवरीबडी वांटेड, लाइक स्पेशली कॉलोनियल कंट्री जो कॉलोनीज थी, दे वांटेड टू विन वर्ल्ड कप्स बिकॉज दे वांटेड टू गेट दैट प्राइड जो कि
कहीं ना कहीं लॉस हुई थी बिकॉज ऑफ दे बीइंग कॉलोनीज. सो लाइक ऑल ऑफ दिस हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ सोशल चेंज, है ना. सो अगेन कहने का मतलब है कि लाइक यू कुड हैव सीन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल कि भाई सोशल चेंज जो है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल फैक्टर, किसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होता. कई बार क्या होता है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर वर्किंग इन टैंडम, साथ साथ में जो है इफेक्ट ला रहे होते हैं, जिसके कारण जो आपको सोशल चेंज देखने में मिलता है. इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, जो मतलब चेंज के अंदर इकोनॉमिकल कंपोनेंट भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, कल्चरल कंपोनेंट भी हो सकता है, पॉलिटिक्स भी हो सकती है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स कैन वर्क टुगेदर. सो एक सिंगल फैक्टर को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी. हाँ, एक सिंगल फैक्टर जो है वो क्या कर सकता है, डोमिनेंट इन्फ्लुएंस जरूर रख सकता है, बट अगेन ये जो भी सोशल चेंज होता है इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, ठीक है. बट अभी हम लोग देख रहे हैं लाइक वी स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग, इतना पढ़ने के बाद भी, और आप इतने सारे इंस्टेंस अभी आप सोच भी रहे होंगे दिमाग में. सो यू माइट स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग सोशल चेंज कि भाई हाँ, चेंज इज़ वेरी वेरी गुड, चेंज मस्ट बी देयर, एंड चेंज जो है इट इज़ द वे ऑफ लाइफ. बट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि सोशल चेंज इज़ वेरी गुड, ओके, इट इज़ समवेयर necessary also. It is constant that we have to constantly change, but consider this कि भाई not every time change is important, not every time चेंज इज़ गुड, है ना. अगर आप देखो कि भाई देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ सोशल ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है जी. सोशल ऑर्डर होना चाहिए. लाइक इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि भाई थिंक अबाउट योर लाइफ, लाइक इफ़ यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू चेंज ऑल द टाइम, है ना. आपको जो है, आपको जैसे लाइक कुछ खाना अच्छा लगता है आपको, भाई अगले दिन बोला नहीं आप अपना खाने का जो है स्वभाव चेंज करो, आप वेजिटेरियन नॉन वेज हो जाओ, नॉन वेज हो तो वेजिटेरियन हो जाओ, है ना. या आप कोई अपना फेवरेट गेम खेलते हो तो उसमें जो है लाइक आज जो है कोई रूल्स हैं, कल कोई रूल्स हैं, परसों कोई रूल्स है, तो what will happen is life will become chaos, it will be thrown out of order, it will be completely in chaos. So that is why जो change है, and especially sudden जो change है, it is not good. and कहीं ना कहीं जो है like change definitely is okay but not too quickly, ठीक है जी. यहाँ पे एक चीज़, इस चीज़ से या इस ब्रॉड एस्पेक्ट से हम लोग बेसिकली बात करने लगे हैं सोशल ऑर्डर की. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सोशल ऑर्डर, try to understand this कि भाई there has to be a stability in the society. समाज में जो है एक तरह का स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है. समाज जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट मस्ट मेंटेन अ स्टेबिलिटी, इट मस्ट मेंटेन एन ऑर्डर, सो दैट जो है समाज जो है अपने आप को सर्वाइव करके रख सके और हम लोग जो है समाज में सर्वाइव कर सके. देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ सोशल ऑर्डर, देयर हैज़ टू, क्योंकि देखो आज हम लोग लाइक मैं एक टीचर एक स्टूडेंट बात कर रहा है तो देयर आर सम नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सम रोल्स एंड सम स्टेटसेस विच आर बीइंग प्लेड, है ना, बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट. अगर कल ये चेंज हो जाते हैं या परसों फिर चेंज हो जाते हैं और लाइक कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो स्टेबिलिटी, देयर विल बी नो पैटर्न इंटरेक्शन, देयर विल बी नो एक कोजी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, एंड सोसाइटी विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है. यही तो इकोनॉमिक चीज़ टाइम्स में होता है कि भाई देयर इज़ नो, द पैटर्न कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है जी. सो सोशल ऑर्डर जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. and social order, all by social order what do we mean? We mean that a particular social system जो है it must be able to reproduce itself, and it must be able to provide people with some sort of similar rules, some sort of common rules, common norms, common values, जहाँ से कि इंडिविजुअल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, सोशल इंस्टीट्यूशंस उनको जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके और समाज जो है वो स्टेबल रह सके. तो दैट इज़ बेसिकली सोशल ऑर्डर इज़ ऑल अबाउट, ठीक है जी. नाउ social order में we must also add or we must like also think in the form of स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है. हमारे समाज क्या वो इक्वल तो है नहीं, हमारे समाज में स्ट्रैटिफिकेशन मिलती है, इट इज़ स्ट्रैटिफाइड, ठीक है जी. सो कौन जो है बदलाव नहीं चाहेगा, कौन बदलाव चाहेगा. जनरली जो लोग उस स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में बेनिफिट्स में होते हैं, जिन लोगों के पास जो है डोमिनेंट, जो दोस्त हु आर डोमिनेंट एंड हैज़ लॉट ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज और एक उनके पास एडवांटेज होता है, तो वो जनरली नहीं चाहते कि भाई सोशल चेंज निकल के आए, ठीक है जी. दे ऑलवेज कंसिडर दैट वट एवर जो सोशल ऑर्डर जो पैटर्न है, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को जो है आगे चलना चाहिए. एंड देन दोज हु आर एट डिसएडवांटेज दे ऑलवेज कंसिडर्स सोशल चेंज, दे ऑलवेज गो फॉर सोशल चेंज, कि सोशल चेंज शुड कम, ठीक है जी. सो एक इस तरह से एस्पेक्ट आपको
देखना है कि भाई सोशल ऑर्डर कौन चाहता है एंड सोशल चेंज कौन चाहता है, ठीक है जी ना। सोशल ऑर्डर किस तरह से अचीव किया जाता है, हाउ डू सोसाइटी इंश्योर कि भाई एक सोशल ऑर्डर मेंटेन हो, तो दो तरीके से किया जाता है। पहला है स्पॉन्टेनियस कंसेंट। स्पॉन्टेनियस कंसेंट भी इसकी दो इंडिविजुअल के ऊपर स्पॉन्टेनियसली एक कंसेंट बन गया है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, तो टीचर और स्टूडेंट जैसे ही मिलते हैं एक स्पॉन्टेनियस कंसेंट बनता है कि भाई स्टूडेंट को टीचर को रिस्पेक्ट करना है, उसको जो है नाम से नहीं बुलाना है, उसको जो है एक रिस्पेक्ट देके बात करना है। एंड टीचर का भी जो है एक बेसिकली कंसेंट है कि भाई हाँ, कि मुझे जो है मेरा स्टूडेंट है तो मुझे जो है उसको एक गाइड करना है या उसको जो है अच्छी चीज़ें बतानी है, उसको जो गलत चीज़ों से रोकना है। तो एक स्पॉन्टेनियस कंसेंट बनता है, और ये स्पॉन्टेनियस कंसेंट जनरली किस तरह से बनता है, इट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्म्स, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन नॉर्म्स। एंड ये नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है समाज से आते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ये किस तरह से अचीव किया जाता है, इट इज़ अचीव्ड थ्रू सोशलाइजेशन, ठीक है जी। एक बच्चे का सोशलाइजेशन इस तरह से किया जाता है, बताते हैं ना माँ बाप की भाई नई टीचर्स का आदर करना है, बड़ों का आदर करना है, तो ये सब चीज़ें जो है बताई जाती हैं कि भाई ये समाज जो है सोशलाइज करवाता है इंडिविजुअल को, सो दैट एक स्पॉन्टेनियस कंसेंट बन सके, ठीक है जी। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो दूसरी तरह से किस तरह से हम लोग कंसेंट निकालते हैं, दैट इज थ्रू, या सोशल ऑर्डर बनाते हैं, दैट इज थ्रू कोर्जन, ठीक है जी। कोर्जन का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग कोर्स करते हैं इंडिविजुअल्स की वो जो है ये पर्टिकुलर चीज़ को माने, या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात माने, या पर्टिकुलर अथॉरिटी की बात माने, या पर्टिकुलर सोशल इंस्टीट्यूशन का जो है उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फॉलो करें। और इसके लिए जो है क्या होता है, इसके लिए जनरली जो है मतलब जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि फोर्स भी यूज़ की जाती है, पनिशमेंट यूज़ की जाती है, मोरल जो है चार्ज यूज़ किया जाता है कि भाई ये तो बुरा व्यक्ति है, या मतलब समाज में बहुत सारे तरीके रखता है, ठीक है जी, इस सोशल कंट्रोल बनाने के लिए, कोर्जन के लिए। तो मैंने पिछले चैप्टर में इस सब के बारे में बात किया हुआ है। तो दिस इज हाउ कोर्जन वर्क्स, है ना। कोर्जन में चार कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे पावर, डोमिनेशन, अथॉरिटी एंड लेजिटिमाइजेशन। ये हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कोर्जन कैसे होता है। इट इज़ थ्रू एक्सरसाइज ऑफ पावर, है ना। विल टॉक अबाउट इट नाउ। हाउ डू वी इंश्योर कोर्जन, कोर्जन कैसे इंश्योर किया जाता है समाज के अंदर। सो सबसे पहले जो है इट इज़ इंश्योर्ड थ्रू पावर। नाउ हाउ, व्हाट इज़ बेसिकली पावर, पावर इज इट इज़ एबिलिटी जिससे कि एक व्यक्ति या एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से अपनी बात मनवा लेता है, डिस्पाइट उनकी जो दूसरे ग्रुप की जो भी इच्छा हो, है ना। तो बेसिकली इट इज़ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और इट्स एबिलिटी टू मेक others do the things that you want. So that is basically power. Now जब ये पावर एक तरह से स्टेबल और एक तरह से स्टेटल होती है कि भाई टीचर हैज़ अ पावर ओवर अ स्टूडेंट, या एक पॉलिटिकल लीडर हैज़ अ पावर ओवर अ पॉलिटिकल पार्टी, तो देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डोमिनेशन, ठीक है। ये डोमिनेशन नथिंग बट सेटल्ड एंड स्टेबल पावर रिलेशन, जहाँ पे कि जो बेसिकली इसके बाद द वन हु हैज़ पावर controls the one who do not have the power. This is called a situation of domination. अब कोई भी भाई डोमिनेट क्यों करेगा, है कोई भी डोमिनेशन क्यों सहेगा। डोमिनेशन जो है इट इज़ अगेन लाइक कन्फ्रंटेशन हो जाएगा ना, कि भाई लाइक मैं इस टीचर की या मैं इस लीडर की जो है बात क्यों सुनूं। सो दिस इज इंश्योर्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज लेजिटिमाइजेशन, ठीक है जी, कि भाई कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, इस पावर को लेजिटिमाइज किया जाता है। दिस लेजिटिमाइजेशन इज डन थ्रू रूल्स, थ्रू रेगुलेशंस, थ्रू नॉर्म्स, थ्रू अटैचिंग वैल्यूज, या थ्रू कोडिफाइंग देम इन द फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है जी। एंड देन जब इसे लेजिटिमाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल रूल्स, रेगुलेशंस या लॉ, इट बिकम्स अथॉरिटी, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने काफ़ी काम किया अथॉरिटी के ऊपर, काफ़ी डिटेल में मैंने बात भी करनी है इसके ऊपर, और शायद मैंने बात की भी है पिछले बुक के अंदर। सो अथॉरिटी बेसिकली इज लेजिटिमेट पावर, पावर विच इज कंसिडर्ड एज जस्टिफाइड एंड प्रॉपर, विच पीपल हैव टू अबाइड एंड दे मस्ट अबाइड इफ दे हैव टू लिव इन दिस सोसाइटी, ठीक है। जैसे पावर ऑफ अ पुलिस ऑफिसर और पावर ऑफ अ जज इन द कोर्ट रूम, है ना। जब जज कोर्ट रूम में होता है तो लोगों को जैसे मर्जी चाहे सोचते हो, बट उनको जो है जज की बात मानने को, जज का ऑर्डर मानना होता है, ठीक है जी। नो अथॉरिटी किस तरह से आती है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेजिटिमाइजेशन। एंड ये कैसे की जाती है, अगेन व्हेन वी आइदर पुट इट ऑन व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज, और वी अगेन एक्सप्लिसिटली कोडिफाई इट इन द फॉर्म ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ इज नथिंग बट एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड वे या एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड नॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ, ओके। सो लॉ बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बन गए, जिसके कारण जो है अथॉरिटी, एक पर्सन की अथॉरिटी है जो कि कुछ बोलता है, जिसके कारण सोशल ऑर्डर निकल के आ रहा है ना। बट
पीपल डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो इट, है ना। और कई बार क्या होता है, ओपनली हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो है विरोध किया जाता है, डिसएग्रीमेंट निकल के आता है। यहाँ से क्या निकलता है आपका, कंटेस्टेशन, क्राइम एंड वायलेंस निकलते हैं, ठीक है जी। कंटेस्टेशन ब्रॉडली हम कंटेस्टेशन क्या बोलते हैं, इट इज़ एन डिसएग्रीमेंट, कि भाई इसकी अथॉरिटी है, चलो नॉर्म्स एंड वैल्यूज बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की अथॉरिटी है, बट हम लोग मानते नहीं है ना, डिसएग्री करते हैं उसके साथ। जैसे कि आप देखोगे यंगस्टर्स के अंदर देखते हो, यंगस्टर्स जो है लाइक स्पेशली लाइक हेयर स्टाइल्स बनाते हैं ना, मतलब अपने देखे होंगे अपने टाइम पे, लाइक फैशन, प्रॉपर फैशन, जो ब्राइट कलर्ड क्लोथ पहनेंगे, डिफरेंट क्लोथ्स पहनेंगे, लाइफ स्टाइल सा डिफरेंट रखेंगे, है ना, लैंग्वेज एक डिफरेंट तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सो दिस इज बेसिकली कंटेस्टेशन ऑन द नॉर्म्स दैट आर सेट बाय द सोसाइटी, ठीक है जी। इलेक्शन में हम लोग, दिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ कंटेस्टेशन, कि भाई हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं कि इस भाई पर्टिकुलर लीडर की अथॉरिटी को कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी इलेक्शन में खड़ रहे हैं, है ना। तो इलेक्शन इज अगेन अ फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन। सिमिलरली हम लोग लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्टेशन देखते हैं, प्रोटेस्ट देखते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमने पीछे फार्मर प्रोटेस्ट देखा, तो सम पर्टिकुलर लॉज के अगेंस्ट जो हम लोग प्रोटेस्ट देखते हैं, ठीक है जी। नाउ दिस इज बेसिकली कंटेस्टेशन, बट कंटेस्टेशन जो है कितना जो है डिसेंट टॉलरेट किया जाता है सोसाइटी में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाउ मच डिसेंट और हाउ मच कंटेस्टेशन इज टॉलरेटेड इन द सोसाइटी। जैसे कि अगर हम बात करें जनरली डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में क्या होता है कि भाई अगेन कंटेस्टेशन इज अलाउड इफ इट इज़ पीसफुल एंड इट इज़ नॉन वायलेंट पीसफुल कंटेस्टेशन इज अलाउड, ठीक है। जैसे प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट में भी हमने देखा कि नॉन वायलेंट रहा, पीसफुल रहा, तो इट वॉज अलाउड। इलेक्शन में जो है अगेन इट मस्ट नॉट हैव वायलेंस, एंड लाइक it is again allowed generally in the democratic countries. In countries where there is no democracy or dictatorship, again such kind of dissent are also not allowed, है ना, इनको भी अलाउ नहीं किया जाता है। बट ओवरऑल लाइक वी सी दैट इट इज़ अप टू अ लेवल इट इज़ अलाउड, ठीक है। बट कितना अलाउ किया जाता है, ये जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट। कितना अलाउ है तो दैट इज लेजिटिमेट, एंड कितना इसके बाद नहीं अलाउड है, इट इज़ इलेजिटिमेट, ठीक है जी। नाउ जब जो चीज़ इलेजिटिमेट हो जाती है तो इट कैरी स्ट्रॉन्ग मोरल चार्ज। जैसे कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते करते जो है इट बिकेम वायलेंट, एंड वायलेंस में जो है किसी का मर्डर हो जाता है, तो मर्डर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ज, है ना, मोरल चार्ज की भाई एक इंसान की जो है जान ली गई है, हत्या की गई है, दैट बिकम्स इलिजिटिमेट। सो लाइक इट इज़ अ बाउंड्री, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि देयर इज़ बाउंड्री, कि भाई कितना डिसेंट अलाउड होता है, कितना नहीं होता है। एंड इसी से जो है अगेन मोरल चार्जेस कि सोसाइटी का कोई पर्टिकुलर नॉर्म या वैल्यू जो है वो जब जो है हर्ट की जाती है, वो जो है लाइक उसको जो है डिसरप्ट किया जाता है, उसको बेसिकली कंटेस्ट किया जाता है, तो वो जो है इट हैज़ अ मोरल चार्ज, है ना। नाउ इसी चीज़ को जब हम नॉर्म्स को कोडिफाई करते हैं, तो क्या बनता है, इट बिकम्स अ लॉ बनता है। तो हम लोग जब भी लॉ को चैलेंज करते हैं या लॉ को बेसिकली कंटेस्ट करते हैं कि भाई लॉ को हम लोगों ने ब्रेक किया है, तो इट बिकम्स अ क्राइम। सो क्राइम इज नथिंग बट वायलेटिंग द एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है जी। वी कैन वायलेट नॉर्म्स एंड वैल्यूज, इससे जो है क्या होता है, एक मोरल चार्ज निकल के आता है कि भाई ये इंडिविजुअल के ऊपर मोरल चार्ज है। बट व्हेन दैट नॉर्म इज कोडिफाइड इनटू अ लॉ, और जब हम लॉ को जो है ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, तो इट बिकम्स अ क्राइम, ठीक है जी। सो देन इट इज गोइंग बियॉन्ड दिस लेजिटिमेट डिसेंट बाउंड्री एंड इट इज बेसिकली बिकम्स अ क्राइम, ठीक है कि नहीं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे मर्डर है, मर्डर इज अगेन हैज़ अ हाई मोरल चार्ज ऑल्सो बिकॉज अ ह्यूमन लाइफ वॉज टेकन अप, बट इट ऑल्सो इज कोडिफाइड इन दी इन अवर CRPC दैट कि भाई इफ समबडी इज किल्ड, तो मर्डर हुआ है, तो मर्डर को जो है इट इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड इट इज़ मस्ट बी पनिश्ड, ठीक है जी। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ कंटेस्टेशन क्राइम को हम लोग डिफाइन करते हैं। नाउ इसी के साथ एक और चीज़ आती है, दैट इज़ वायलेंस। नाउ व्हाट इज़ वायलेंस? जैसे हमने पीछे देखा कि भाई लड़ाई हो गई या फिर प्रोटेस्ट करते करते जो है लड़ पड़े या उससे मर्डर होगा, दैट इज़ वायलेंस, है ना। वायलेंस इज बेसिकली एनिमी ऑफ, लाइक इट इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन। जब वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस, इट इज कंसिडर्ड इन सोसाइटी एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कंटेस्टेशन एंड इट इज़ एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। और इससे ना सिर्फ जो है लॉ टूटता है, बट जो समाज के नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ हैं, वो भी जो है ब्रेक डाउन होते हैं। और कहीं ना कहीं इट इज़ वायलेंस जो सोसाइटी में होता है, तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल टेंशंस, जो कि ग्रुप्स के बीच में हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकती हैं, एंड कहीं ना कहीं जो है ये स्टेट की अथॉरिटी को भी चैलेंज करता है। स्टेट की अथॉरिटी से व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट की अथॉरिटी? सो स्टेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? स्टेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि भाई स्टेट हैज़ द मोनोपोली, इट इज़ one of the defining features of state is that state has monopoly over using
द लेजिटिमेट वायलेंस, ठीक है जी, विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, कि भाई स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, अपने एक जुरिस्डिक्शन के अंदर वायलेंस करने का लेजिटिमेट अधिकार रखता है। सो अगर इसके अलावा कोई और जो है वायलेंस करता है तो वो जो है क्या हो जाता है, वो एक तरह का क्राइम हो जाता है या एक तरह का जो है कंटेस्टेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, स्टेट की अथॉरिटी चैलेंज होती है और स्टेट जो है उसको क्या करता है, वो जो है उसको पनिश करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेट की जो लेजिटिमेसी है वो चैलेंज होती है, ठीक है जी। सो वायलेंस ऑल्सो मार्क्स देयर फॉर द फेलियर ऑफ रिजीम ऑफ लेजिटिमाइजेशन एंड कंटेस्ट एंड कंसेंट एंड द ओपन आउटब्रेक ऑफ कॉन्टेस्ट, सो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। सो कहीं ना कहीं जो लेजिटिमाइजेशन है स्टेट की वो फेल होती है और ओपन आउटब्रेक हमें देखने को मिलता है कन्फ्लिक्ट्स का। सो दैट इज़ बेसिकली वॉयलेंस, ठीक है। सो आई होप आपको पता चला भाई सोशल चेंज के बारे में एंड सोशल ऑर्डर के बारे में एंड हाउ सोशल ऑर्डर इज चैलेंज। सो इसको हम लोगों ने ब्रॉडली यहाँ पे डिस्कस किया है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो ये थर्ड एस्पेक्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन, सोशल चेंज, रूरल सोसाइटीज़ एंड सोशल चेंज, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का ऑल्सो, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे कवर अप भी किया हुआ है। सो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, सोशल ऑर्डर एंड चेंज। नाउ एज फार एज सोसाइटी का कंसर्न, जैसे आपको पता है कि वी डिवाइडेड इट इनटू रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, ठीक है जी। सो रूरल सोसाइटी जो है उसके अपने जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका अपना एक सोशल ऑर्डर होगा और अपने जो है सोशल मतलब सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर के अलग अलग वेज एंड मीन्स होंगे, ठीक है जी। अलग अलग फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर होगा, काइंड सोशल चेंज का जो है एस्पेक्ट्स अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों के लिए। सो ये अपने को ब्रॉडली एस्पेक्ट दिमाग में रखना है एंड कहीं ना कहीं पहले हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाई इकोनॉमिकली या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वेज में हाउ डू वी डिफाइन रूरल एंड अर्बन। रूरल अर्बन किस तरह से डिफाइन करते हैं, बेसिकली दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। पहला इज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है जी। अगर जो जनरली हम लोग किसको टाउन्स बोल देते हैं या फिर जनरली किसको विलेज बोल देते हैं बेस्ड ऑन कि कितना यहाँ पे पॉपुलेशन का डेंसिटी मिल रहा है। जनरली विलेजेस जो ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होता है। बट सेकंड एस्पेक्ट इज कई बार क्या होता है कि टाउन्स भी जो है स्कैटर्ड हो सकते हैं और डेंसिटी कम हो सकता है। बट सेकंड एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट कि भाई कितना प्रपोर्शन पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो जो है कार्यरत है या काम कर रही है, ठीक है जी। सो अगेन मोस्टली जो टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, वेरी लेस पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर, वाइल इन विलेजेस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर। सो ये दो बेसिकली हम लोग एस्पेक्ट रखते हैं, ये दो बेसिकली हम लोग क्राइटेरिया रखते हैं जिससे कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि कैसे जो है एक विलेज या एक टाउन है उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। नाउ जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं उनमें भी अलग अलग डिस्टिंक्शन होती है, जैसे कि यू विल फाइंड टाउन्स बोलते हैं, सिटीज़ हैं, अर्बन एंग्लोमरेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया है ना। सो ये जो जनरली जो है हम लोग जनरली साइज़ के हिसाब से डिनोट करते हैं। टाउन जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं साइज़ में, सिटी जो है कंपैरेटिवली बड़ी हो सकती है साइज़ में, ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ज़्यादा एरिया है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो दैट इज़ बिकम सिटी। अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, जनरली एक सिटी के आसपास में जो है क्या होता है, आसपास के जो रूरल एरियाज़ होते हैं यहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसे जो है हम लोग होते हैं अर्बन आउटग्रोथ बोलते हैं, सिंपली आउटग्रोथ बोल देते हैं। और ये सिटी के साथ जो है मिलके इन आउटग्रोथ को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इन्हें हम अर्बन एग्लोमरेशन बोलते हैं कि भाई अर्बन एरिया के साथ आसपास के जो रूरल एरियाज है वो भी अर्बनाइज हो गए हैं और ये क्या है, इनकी इकोनॉमी जो है इट इज़ नाउ लिंक टू दी सेंट्रल अर्बन एरिया या फिर सिटी, ठीक है, दैट बिकम्स अर्बन एग्लोमरेशन। और इस तरह के बड़े सारे सिटीज़ जब एक जगह में आपको देखने में मिलते हैं तो दिस बिकम्स अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया पे। जैसे अगर हम बात करें लाइक अभी हम चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ हो गया, आसपास का जो है मोहाली वाला एरिया हो गया पंजाब का, एंड देन हरियाणा का पंचकुला वाला एरिया होगा, तो दिस बिकम्स अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है जी। नाउ इट हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग अ मेट्रोपॉलिटन, पहले इट वॉज जस्ट द सिटी ऑफ चंडीगढ़, सिटी ऑफ पंचकुला, सिटी ऑफ मोहाली, है ना। सिमिलरली आप दिल्ली चले जाओगे तो दिल्ली में जो है इट बिकम्स अ मेट्रोपॉलिटन, जिसे हम NCR रीजन बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे और छोटी छोटी सिटीज़ जो है दे हैव कहीं ना कहीं जो है साथ में मिलके दे हैव मेड अ बिग मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ वी डिफाइन इट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में हाउ डू वी फाइंड सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर कैसे देखने को मिलता है। सो अगेन यू विल फाइंड भी ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, सोशल स्ट्रक्चर विच इज इन्फ्लुएंस जनरली बाय कास्ट, इन्फ्लुएंस बाय रिलीजन या अदर फॉर्म ऑफ लाइक कस्टमरी या ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस। जैसे हम जजमानी पुराने टाइम में हम लोग देखते थे, विलेज में जजमानी सिस्टम देखते थे। सो ये जो है इस तरह से ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं विच कहीं ना कहीं क्या करता है, एक कलेक्टिव कॉन्शियस बनाता है, एक सिमिलैरिटी की कॉन्शियसनेस बनाता है, ठीक है, जिसे डखाइन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है जी। एंड
बेसिकली अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी आपको देखने को मिलती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्डर बनाती है, ठीक है जी। सिमिलरली पावर एंड अथॉरिटी यहाँ पे बड़ी इंटेंस्ड होती है। जो डोमिनेंट सेक्शंस होते हैं वो यहाँ पे जो है क्या है, पावर और अथॉरिटी रखते हैं सबॉर्डिनेट सेक्शंस के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा जो है यू विल फाइंड दिस वेरी सेटल्ड एंड वेरी स्टेबल वे, ठीक है जी। जो सबॉर्डिनेट सेक्शन है उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता कि दे कैन कंटेस्टेड, एंड इवन पावर एंड अथॉरिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रेंच्ड होती है रूरल एरियाज में, ठीक है। जनरली जैसे डोमिनेंट सेक्शंस होते हैं, दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ओवर द पॉलिटिकल रिसोर्सेज, ठीक है जी। सिमिलरली स्कैटर्ड नेचर ऑफ सेटलमेंट भी आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है इंटरेक्शन इज कंपेरेटिवली लेस, एंड देयरफॉर सोशल चेंज भी जो है कंपैरेटिवली क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है जी। नाउ एज फार एज सोशल चेंज इज कंसर्न, बाय सोशल चेंज अब जो है क्या हो रहा है कि रूरल एरियाज में हमें देखने को मिल रहा है, और इट स्टार्टेड कैचिंग अप। किस तरह से, अगेन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहला जो है टेली कम्युनिकेशन एंड मीडिया, सो पेनिट्रेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन या मीडिया के जो है आउटलेट, टेलीविजन हो गया आपका, मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गया, इसके कारण क्या हुआ है कहीं ना कहीं जो है सोशल चेंज इट हैज़ स्टार्टेड कमिंग इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। आपको पहनावे में या फिर जो बेसिकली जो अलग अलग यू कैन से फेस्टिवल्स है, रिचुअल्स है, इनमें जो है ये सब चीज़ों को देखने को लगा है। मेन स्ट्रीम जो कल्चर है वो यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है। सिमिलरली रोड्स एंड रेल्स, अगेन इससे क्या है कि कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, एंड कनेक्टिविटी के कारण क्या है, मोर इंट्रैक्शन के कारण क्या है, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई सोशल चेंज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। डरखाइम बात करता है ना इसके ऊपर, कि डरखाइम बोलता है कि व्हेन इंटरेक्शन इंक्रीज, इंटरेक्शन से क्या होता है कि भाई मोरल मटीरियल डेंसिटी इंक्रीज होता है, एंड देन इससे क्या होता है कि सोशल चेंज आता है। ओके, देन देर इज चेंजेस इन एग्रेरियन सोशल ट्रस्ट रिलेशन, तो एग्रेरियन सोशल रिलेशंस भी चेंज हुए हैं, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने देखा, हमने लैंड रिफॉर्म्स किए हैं। लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ कि भाई लोगों को जो है जो लैंडलॉर्ड से जो अपना लैंड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया टूवर्ड्स टू दी लैंडलेस पीपल, एंड इससे क्या हुआ है कि एक, जैसे एम एन श्रीनिवास बोलते हैं कि डोमिनेंट कास्ट फिनोमेना होकर निकला है कि जो मिडिल जो कास्ट्स हैं, इनके पास जब लैंड आया तो क्या हुआ कि इनके पास इसके साथ साथ जो है, क्योंकि इनके पास नंबर्स थे, तो इकोनॉमिक पावर भी आया और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी आया, एंड दे हैव बिकम अ डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों को फिनोमेना देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सिमिलरली एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो रहा है, मशीनरीज के आने से, क्रॉपिंग पैटर्न के चेंज होने से। अब जो है धीरे धीरे क्रॉपिंग पैटर्न इस तरह से हो रहे हैं कि भाई हम लोग जो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स है वो उगाने लगे हैं। लेबर्स की फ्लक्चुएशन हम लोग देख रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे कि नरेगा के आने से क्या हुआ है कि लेबर जो फ्लक्चुएशन है या लेबर का मूवमेंट है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो बहुत सारे इस तरह के एस्पेक्ट जिन्होंने सोशल चेंज लेके आए हैं, ठीक है जी। इवन अगर आप देखते हो जैसे कि भाई जो मोस्टली जैसे हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न्स में जो चेंजेस करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्रॉप जो है कई की बारी क्रॉप बहुत अच्छी हो रही है, कई की बारी क्रॉप्स नहीं होती है। तो हम लोग जैसे फार्मर सुसाइड्स के बारे में भी सुनते हैं, तो फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं। तो अगेन ऑल ऑफ दिस आर चेंजेस जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में आए, तो उससे कहीं ना कहीं क्या है कि ये सब इश्यूज़ निकल के आते हैं या आ रहे हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ सोशल चेंज। Now next is urban areas very very important, ठीक है जी। urbanism now has become a way of life है ना, मतलब, and we are finding that जो population है, large segment of population जो है they are now moving towards urban areas, and like urbanism is now slowly becoming the वे ऑफ लाइफ, ठीक है जी। सो अभी हम लोग रैपिडली अर्बनाइज भी कर रहे हैं। यू विल सी दैट मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। इंडिया में अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन हैज़ बिन इंक्रीजिंग, ठीक है जी। हम लोग कंटिन्यूस सेंसस से देख भी रहे हैं कि अर्बनाइजेशन जो है इंक्रीज कर रही है, एंड बाय वी आर थिंकिंग लाइक बाय 2040 अराउंड 50% ऑफ इंडिया विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है। सो अर्बनाइजेशन जो है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, एंड अर्बनिज्म जो है इट इज़ नाउ बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ। पुराने टाइम में क्या होता था, लाइक बेस्ड ऑन ट्रेड, बेस्ड ऑन रिलीजन या बेस्ड ऑन वॉरफेयर, बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, हम लोग जो है अर्बन सेंटर्स बनाते थे, अर्बन सेंटर्स बनते थे। जैसे कालीकट हो गया ट्रेड के लिए, रिलीजन के लिए आप देखोगे काशी या वाराणसी हो गए। वॉरफेयर के हिसाब से या पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दिल्ली वॉज द कैपिटल, है ना, सीट ऑफ द एम्पायर। सो इस करके जो है क्या हुआ, इस तरह पहले पुराने टाइम में इस तरह सिटीज़ बनती थी, इस तरह से डिसाइड होता था लोकेशन का। बट नाउ इट हैज़ चेंज लाइक लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे हमने बात करी, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है। इसके कारण जो है अर्बन एरियाज ऐसे इन सच जो है क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है जी ना। इस बार सिटी लाइफ है, सिटी लाइफ की अगर मैं बात करूँ या फिर अर्बन लाइफ की बात करूँ, तो अर्बन लाइफ एंड मॉडर्निटी कहीं ना कहीं इट गोज़ हैंड इन हैंड। हमने देखा था कि भाई
यूरोप में भी क्या हुआ कि भाई मॉडर्निटी आने से अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ, तो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया से जो हम लोग मॉडर्निटी को इक्वेट करते हैं, इट इज़ कंसिडर एज अ डोमेन ऑफ एन मॉडर्न इंडिविजुअल, साइट ऑफ मास पॉलिटिक्स हम लोग देखते हैं। एंड अगेन हेयर इंडिविजुअल गेट्स बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज़ की वो जो है फुलफिलमेंट कर सकता है, इकोनॉमिक फुलफिलमेंट या मतलब अपना जो इंटेलेक्चुअल या फिर जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उसे रियलाइज़ कर सकता है, ठीक है जी। बट हाउएवर जो इंडिविजुअल फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी होती है, इट इज़ अवेलेबल टू वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स ओनली, ठीक है। इसको आप किस तरह समझोगे कि भाई देखो, इवन अर्बन एरियाज़ में भी क्या है कि डेंसिटी होने के कारण क्या है, लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो अगेन फ्यू पीपल ओनली गेट एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज एंड दीज आर जनरली द प्रिविलेज क्लासेज। तो जो प्रिविलेज क्लास होती है उसको फ्रीडम अपॉर्चुनिटी मिलती है, रेस्ट ऑफ पीपल आर लिविंग आइदर लिविंग इन हैंड टू माउथ और एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे होते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी सी इन दी अर्बन एरियाज। नाउ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अर्बन एरियाज एज फार एज द एस्पेक्ट ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इज कंसर्न। पहली बात तो है कि लाइक मोस्ट ऑफ जब हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी पॉपुलेशन छोटे छोटे एरियाज़ में रहती है, और यहाँ पे आइडेंटिटीज़ जो है अगेन डिज़ोल्व होने के बजाय जो हम लोग क्या देखते हैं, इंटेंसीफाई होते देखते हैं। एंड वी फाइंड लॉट ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिटेशन, आइडेंटिटी बेस्ड हम लोग जो है रिहाइश जो है वो से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। We'll talk about this, there's something called as ghettoization, gated community से concept आ गए हैं, तो we'll talk about these identities and how they influence the residential aspects of the society. Similarly इसके अलावा like इसी चीज़ से एक और चीज़ निकली कि भाई स्मॉल स्पेस होने के कारण क्या है कि भाई जो अर्बन एरियाज उसमें सबसे की इशू जो है सोशल ऑर्डर का क्या होता है कि भाई स्पेस का क्वेश्चन है कि भाई कम स्पेस है, बहुत सारे लोग हैं, इनको जो है क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है। सो स्पेशल वायबिलिटी बनाना जो है, इट इज़ द प्राइम टास्क ऑफ इंश्योरिंग अर्बन सोशल ऑर्डर, ठीक है जी। कैसे? बेस्ड ऑन हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल पैटर्न की भाई कैसे हाउसिंग रेजिडेंशियल पैटर्न्स बनेंगे, मास ट्रांजिट सिस्टम्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, को एग्जिस्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल अर्बन इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक एरियाज, ठीक है जी, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन पुलिसिंग होगी, पब्लिक सेफ्टी होगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड्स टू बी देयर सो दैट हम लोग क्या कर सके, हम लोग सोशल ऑर्डर को इंश्योर कर सके एंड स्पेशल वायबिलिटी जो है उसे इंश्योर कर सके, ठीक है कि नहीं। ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ कंसिडरिंग दैट हमारे को जो है सिटीज़ के अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर डिविजन्स देखने को मिलती हैं, ऑल काइंड ऑफ डिवीजन आर देयर, ऑल काइंड ऑफ टेंशन आर देयर, क्लास बेस्ड डिवीजन भी है, आइडेंटिटी अदर आइडेंटिटी बेस्ड डिवीजन भी अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देख के करना है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग क्लास की, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो दोज हु डू नॉट हैव एनीथिंग है ना, एनी रिसोर्स, तो वो लोग क्या है, वो लोग को अगर हम लोग हाउसिंग नहीं इंश्योर कर पाएंगे तो क्या होगा, दे विल गो फॉर स्लम्स, है ना। शॉर्टिंग ऑफ हाउसेज होगी तो होमलेसनेस होगी, होमलेसनेस होंगे तो स्लम्स बनेंगे, स्लम्स होंगे तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे सोशल क्राइम्स बीट करते हैं। यू विल फाइंड दैट दोज दादाज हु लिव देयर एंड इस तरह के जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं या फिर जो आप जो गुंडागर्दी देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पनपती हैं ना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे रेसिडेंशियल एरियाज़ भी आपको देखने मिलेंगे, रेसिडेंसेस भी देखने मिलते हैं, जैसे कि इवन इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। जैसे रिलीजन के एस्पेक्ट्स पे हम लोग देखते हैं कि सेग्रीगेशन हो जाता है, कि लाइक देयर ऑलवेज अ सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज़, जिसको हम लोग बेसिकली गेटवाइजेशन बोल सकते हैं। आप देखोगे कि जो नेबरहुड्स हैं, लाइक अगर एक मुस्लिम नेबरहुड है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग, लाइक ऑल ऑफ द पीपल लिविंग विल बी मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम एक नेबरहुड बन जाएगा, सिमिलरली हिंदू नेबरहुड बन जाते हैं। तो इस तरह से गेटवाइजेशन आपको देखने को मिलता है। गेटवाइजेशन इज बेसिकली कि एक पर्टिकुलर एरिया हैज़ एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और पीपल विद पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी ओनली, ठीक है। तो इस तरह गेटवाइजेशन देखने को मिलते हैं। इसका एक मॉडर्न वे भी हम लोगों को देखने को मिलता है, आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन क्लास बेसिस में हम लोग जो है आइडेंटिटीज़ में हम लोग गेटेड कम्युनिटीज़ देख रहे हैं, बड़े बड़े जो है हम लोग, जैसे यू विल गो टू लाइक गुड़गांव चले जाओगे, बैंगलोर चले जाओगे, तो यू विल फाइंड लाइक बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं विद मल्टी स्टोरी टावर्स, एंड दे आर अगेन गेटेड कर रखा है, जहाँ पे जो है एंट्री एंड एग्जिट जो है वो कंट्रोल की जाती है। इनका अपना एक पैरेलल सिविक फैसिलिटीज़ है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पुलिसिंग, सिक्योरिटी, सब चीज़ होता है इसमें, है ना। तो दिस ऑल्सो शोज एक क्लास डिवाइड देखने को मिलता है कि इसके बाहर जो है पीपल कैन बी ऑफ एनी क्लास, बट इसके अंदर जो है अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी ऑफ पीपल, कि भाई ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, लाइक दिस इज़ लाइक GLP सोसाइटी के लोग ही हैं, वो इस तरह से जो आपको देखने को मिलता है। दैट इज ऑल्सो देयर इन अर्बन एरियाज, ठीक है। नाउ ऑल्सो ऑब्वियसली लास्ट में जो है लाइक यू विल फाइंड ए हाउसिंग पैटर्न जो है, दे आर ऑलवेज लिंक टू इकोनॉमी।
जो हाउसिंग पैटर्न्स होंगे एंड इकोनॉमी होगी, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लिंक होगा कि भाई एक हाउसिंग कहाँ पे है और जो काम है या जॉब है वो कहाँ पे है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बीच में जो एक इंपॉर्टेंट कड़ी होती है दैट इज़ अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जितना एफिशिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा जो है एक सिटी जो है इफेक्टिवली काम कर पाएगी और सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर पाएगी। सो दैट इंश्योर्स एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। सो अफोर्डेबल, एफिशिएंट एंड सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन सोशल सिटी लाइफ एंड कहीं ना कहीं जो है इंश्योर्स कि आपको यहाँ पे सोशल ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो दैट इज़ हाउ दिस थिंग और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंश्योर्स स्टेबिलिटी। ठीक है। नाउ अगेन एक्टिविटी फॉर यू पीपल, जिससे हमने गेटेड कम्युनिटी की बात करी, तो ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस व्हाई पीपल हैव why people want to live in such kind of spaces and what effect do you think it has on urban society, क्या effect होने, तो this kind of a social change also ना। आप urban like आप इस तरह की यू विल फाइंड गेटेड कम्युनिटीज, वन फॉर्म ऑफ सोशल चेंज जो हमें अर्बन एरियाज में देखने को मिल रहा है ना, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो नेक्स्ट इज़ कि भाई ऑल्सो यू हैव टू सी, ट्राई टू फाइंड आउट दैट देर इज़ ऑल्सो सब कल्चर्स विद इन दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने बात करी कि भाई एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सो जनरली जब आप देखोगे कि भाई एक रेजिडेंशियल एरियाज एंड जो कमर्शियल एरियाज दर वेरी वेरी फार, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंडिविजुअल्स है दे आर इन द ट्रांजिट सिस्टम में बिताते हैं और कहीं ना कहीं एक इलेबोरेट सब कल्चर बन जाता है। जैसे कि अगर मुंबई लोकल्स की बात करें, है ना, तो मुंबई से क्या है, जो आप आसपास के जो सेटेलाइट टाउन्स है वहाँ से जो लोग मुंबई में काम करने आते हैं एंड 2-2 3-3 घंटे सफ़र करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनने को देखने को मिलती है आपको। कम्यूटर्स के बीच में जल्दी भजन गाएंगे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, है ना, कार पत्ते भी खेलते हैं, बड़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लोकल ट्रेन में ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। सो ये अब किस तरह से देखते हो इसको, हाउ दिस कम्युनिकेशन या दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्फ्लुएंसेस सच काइंड ऑफ और डिटेल सच काइंड ऑफ सब कल्चर, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। एंड फाइनली ऑब्वियसली अगेन स्पेस के मामले में एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, दैट इज जेंट्रिफिकेशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जेंट्रिफिकेशन? जेंट्रिफिकेशन इज कि हम लोग क्या देखते हैं, जो सिटी के स्क्वायर्स है, सिटी के जो सेंट्रल एरियाज हैं, मैनी टाइम्स क्या होता है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ को पलायन कर जाते हैं, जिनके कारण जो है ये एरिया जो है कंसिडर्ड एज दे रिमेन नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है जी। बट विद टाइम क्या होता है, इनको जो है दोबारा अपस्केल बना दिया जाता है, इनको दोबारा जो है इनकी वैल्यू बढ़ जाती है और दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एज बेसिकली जेंट्रिफिकेशन। ठीक है। ये क्यों होता है जनरली? ये इसलिए होता है कि जब क्योंकि सिटीज़ में जो एरिया है, सिटी में जो स्पेस है इट इज़ लिमिटेड। ठीक है जी। सो लिमिटेड होने के कारण क्या है, रियल इस्टेट के जो रेट्स है वो काफ़ी हाई हो जाते हैं और इन एरियाज़ को जो ऑलरेडी जो पुराने टाइम में डेड हो चुके होते हैं, जनरली सिटी सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे जो है क्या होता है कि इन्हें दोबारा रिवाइव किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज जेंट्रिफिकेशन। ठीक है जी। सो एक्टिविटी फॉर यू पीपल की भी अपस्केलिंग टेक्स प्लेस इन योर नेबरहुड। क्या कभी इस तरह की जेंट्रिफिकेशन अपस्केलिंग आपने अपने नेबरहुड में देखी है? क्या इस तरह के सिटी स्क्वायर एरियाज़ हैं जहाँ पे कि इस तरह की जेंट्रिफिकेशन हुई है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो सेक्टर 17 जो है पहले बहुत वाइब्रेंट होता था, अब धीरे धीरे वो भी क्या है, उसका भी जो है डाउन स्केलिंग हुआ है। बट नाउ विद इन 5 और 10 ईयर्स इट हैज अगेन स्टार्टेड अप स्केलिंग, बिकॉज की जो रियल इस्टेट के रेट्स है दे हैव गॉन वेरी वेरी हाई, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी हैज़ बिकम वेरी वेरी प्रीमियर। या जो इस तरह के एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। सो हाउ हैव दीज चेंजेस अफेक्टेड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड क्लासेस एंड हु डिसाइड्स अबाउट चेंजेस ऑफ दिस सॉर्ट? कौन जो है इस तरह की जेंट्रिफिकेशन करता है और किन ग्रुप्स को, किन जो है क्लासेस को इफेक्ट होता है इसका? ठीक है जी। So that was it for this particular chapter. These are the exercises. Overall जो है 10 questions है आप लोगों के पास. Try to do these questions. Try to, like, not all the questions are relevant for our preparation, but again these questions are very very important to understand sociology. So इनको ज़रूर करो, काफ़ी ज़्यादा आपको insight मिलेगा. So that was it for this particular chapter. थोड़ा बड़ा हो गया. Again I try to ensure कि मैं अपने सारे thoughts को जो है यहाँ पे ना डालूँ और कम से कम जो है आपको बताने की कोशिश करूँ, because this chapter lecture लंबा हो जाता है, but still like I try to do it in as less time as possible, try to give you as much information as possible. So that is it for this particular chapter. We will see you in the next chapter number 3. Till next time guys, thank you very much. If you are liking these chapters, please like share it with your friends and other people also, and if you like this, please give it a thumbs up. Thank you very much. Bye bye and see you next time.